हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। स्टार्ट करते हैं वाईडीएसी और इंटरफेरेंस, मतलब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली अपन लोग। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, सबसे पहला है टोटल 13 टॉपिक्स है। ठीक है। फर्स्ट वेव फ्रंट क्या होता है? जब लाइट प्रोपोगेट करती है द क्रॉस सेक्शन वेयर ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेट इन सेम फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो होता है नॉर्मल होता है प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के। ठीक है। इसमें तीन तरह के होते हैं, एक स्पेरिकल होता है, एक सिलेंड्रिकल होता है, एक प्लेनर होता है। स्पेरिकल के अंदर इस टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर अगर अपने कॉन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वर्जिंग है ये वाला, और ये वाली चीज़ हो जाती है डायरेक्ट। अच्छा, लेंस के लिए और मिरर के लिए एक साथ ही बता रखा है। सिलेंड्रिकल है, प्लेनर है, 90 डिग्री हो गया। देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया वेव फ्रंट, और यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया। हर जगह 90 डिग्री आ गया है। ठीक है। एम्पलीट्यूड नेट, आई नेट, इंटरफेरेंस कोहेरेंट सोर्स के अंदर अगर ओमेगा सेम है तो क्या होती है? वाई वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये इक्वेशन होती है इसके अंदर, वे ऑप्टिक्स के अंदर। S2 है, अगर यहाँ से कोई वेव, मतलब यहाँ से कोई ओरिजिनेट हो रही है तो y2 इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये वाली वेव की इक्वेशन हो जाएगी। और अगर अपने को नेट पता करना है तो y इक्वल टू हो जाता है y1 प्लस का y2, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे। फेज डिफरेंस क्या हो जाता है इन दोनों के बीच का? डेल्टा चेंज इन फेज हो जाएगा अपने 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाता है। अगर अपने को नेट ए नेट लिखना है तो A2 कॉस चेंज इन फ्लक्स अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है। आई नेट लिखना है तो इसको 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन 2 हो जाता है। डेल्टा एक्स यानी कि ये डेल्टा फ्लक्स यानी कि चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स क्या, चेंज इन ये फेज डिफरेंस, चेंज इन फेज डिफरेंस, ये डेल्टा एक्स चेंज इन ये एक्स डिस्प्लेसमेंट। ए नेट क्या हो जाएगा, नेट एम्पलीट्यूड, और आई नेट क्या हो जाता है कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाता है? इसको याद मत करिए, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा अच्छी सी। ठीक है। इसको भी याद मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए नेट हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए, वही जो वेक्टर के अंदर यूज़ करते थे, दो वेक्टर्स का जो सम होता है वो वाली चीज़ हो जाएगी इसमें। ए नेट हो जाता है A1 प्लस A2, इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव है तो माइनस आ जाएगा। इसको याद मत करो, याद करने की मस्त वाली ट्रिक बता दूंगा। आई नेट के अंदर 4I0 जो है मैक्सिमम होता है, आई नेट के अंदर आई नेट अगर जीरो है तो मिनिमम हो जाता है। ठीक है। YDAC यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? यहाँ पे सी होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बी होता है ब्राइट फ्रिंज, डी होता है डार्क फ्रिंज। इस टाइप से ये होता है। ये बोर्ड्स वाले जो नोट्स है ना, उसके अंदर इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप इसे फॉर्मूलाज देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज क्या हो जाता है? अगर कोई एक ब्राइट, हाँ ये देखो, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है। ठीक है। ये सोर्स है, कोई लाइट का सोर्स है फर्स्ट वाला, ये लाइट का सोर्स है सेकंड वाला। इन दोनों के बीच के अंदर क्या है, डिस्टेंस है अपने को दे रखी है D। तो ये दोनों यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस है y के ऊपर, वो कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू y अपॉन वाई स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या हो गया? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज आई है, ब्राइट फ्रिंज रहेगी वाई एन इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ पे 2n-1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन में 2d आ जाएगा। फ्रिंज विड्थ या फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट या फिर डार्क फ्रिंज को अपन क्या बोल देते हैं? फ्रिंज विड्थ बोल देते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है? थीटा एंगल के ऊपर है तो वो कितनी हो जाएगी? लेमडा अपॉन डी हो जाती है, और उसके अंदर बी इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो जाती है। बीटा अगर YDAC सेटअप है, बीटा इफ़, बीटा यानी कि क्या हो जाएगा? फ्रिंज विड्थ। अगर YDAC सेटअप जो है वो किसी मीडियम के अंदर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो अगर एयर के अंदर है तो बी इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो जाती है। मीडियम के अंदर है तो बी डैश इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन म्यू डी हो जाएगी, यानी कि बी अपॉन म्यू हो जाएगी। ठीक है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पाथ लेंथ की बात करते हैं। ये कोई एक थिकनेस टी का स्लैब है, उसका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है अपने को। तो अगर अपन ने ए से लेके बी तक अगर अपन ने कोई भी चीज़ में ट्रैवल करवाई है तो नॉर्मली तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन ज्योमेट्रिकल पाथ के अंदर ए बी इक्वल टू टी हो जाएगा। ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा? ए बी डैश इक्वल टू म्यू इंटू टी, क्योंकि वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थिन फिल्म अगर अपन ने लगा दिया YDAC सेटअप के अंदर, अपन ने क्या किया, यहाँ पे कोई एक ये फिल्म इंसर्ट कर दी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये सी बनता है सेंट्रल फ्रिंज, डेल्टा एक्स यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो वाई शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न कितना हो जाता है? टी कैपिटल डी म्यू माइनस का 1 अपॉन स्मॉल डी, ये हो जाता है शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज इन ऑब्लिक इंसिडेंस। अगर इस टाइप से कोई तीन सोर्स है, तीन सोर्स की जो रेज है ये एक ही जगह पे जाकर मिल रही है, तो फ्रिंज कहाँ होगी? इसके अंदर फ्रिंज क्या कर रही है? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रही है। यहाँ पे आने वाली थी तो यहाँ पे आ गई है। ठीक है। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा इसमें डी साइन थीटा। मेरे को पता है समझ नहीं आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड वाले नोट्स है ना, उसके अंदर बेसिक से ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं।
वाइट लाइट इन YDAC रेडिश कलर हो जाता है इसका। और यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का, अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है उसका वाइट कलर हो जाता है, अगर अपन उसको थोड़ा सा दूर लेके गए तो रेडिश कलर हो जाता है। वायलेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है, मूव फर्दर अवे इट्स ब्लूइश कलर। ठीक है, आई मैक्स और आई मिनिमम ये हो जाता है। इंटरफेरेंस क्या हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, इसको भी याद नहीं करना, इसकी वो ट्रिक के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी कम्प्लीटली। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, इट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स या फिर एजेस। इफ स्लिट साइज इज वेरी लार्ज डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज नेग्लिजिबल बट स्मॉल इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट। साइन थीटा हो जाता है एन लैम्डा अपॉन बी, थीटा हो जाता है एन लैम्डा अपॉन में स्मॉल बी। अगर इस टाइप का पूरा स्क्रीन है, ये कोई एक स्क्रीन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो एफ है, ये स्लिट विड्थ हो जाती है, बी हो जाती है। तो ये क्या हो गई, ये 20 में स्लिट विड्थ हो गई, एल लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन में स्मॉल बी हो गया। फ्रिंज पैटर्न वही देखेंगे, डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी हो जाता है। रेडियस फर्स्ट डार्क फ्रिंज की आर इक्वल टू थीटा डी हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस है तो आर इक्वल टू थीटा एफ हो जाएगी। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नोट्स स्क्रॉल कर रहा था। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑसिलेट कर रही है एक ही प्लेन के अंदर, पोलराइजेशन किसको बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करे एक ही फील्ड के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये वाली चीज़ क्या है, ये वाला पूरा का पूरा एक अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, जब अपन ने ये इस टाइप की होती है प्लेन पोलराइज लाइट, या तो ऐसी या फिर ऐसी, या तो ये या फिर ये, अगर इस टाइप का दे रखा हो तो अनपोलराइज लाइट होती है, प्लेन पोलराइज लाइट होती है, और यहाँ पे अनपोलराइज लाइट हो जाती है। ऑप्टिकल या फिर पास एक्सिस होती है, ये जो सरफेस है इसके थ्रू अगर अपन ने अनपोलराइज लाइट को पास कराया, या पोलराइजर से अपन ने जब अनपोलराइज लाइट को पास कराएंगे तो वो पोलराइज बन जाती है, और उसकी जो अगर यहाँ पर आई नोट थी तो यहाँ पर आई नोट बाई 2 हो जाती है। यही चीज़ ले रखी है, देखो मेलस लॉ क्या कहता है कि एक पोलराइजर है कोई भी, या फिर इसको पास एक्सिस भी बोल देते हैं, ये जो पोलराइजर की है। ठीक है, इसमें से जब अपन इस वाली अनपोलराइज लाइट को पास कराएंगे तो अपने आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, I1। अगर वही प्लेन पोलराइज को अगर अपन ने थीटा एंगल पे घुमाया है तो क्या हो जाता है, आई नॉट I1 आई हो जाता है I1 कॉस स्क्वायर थीटा, I1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, जनरली अगर अपने को लिखना है तो थीटा अगर अपने घुमाया पोलराइज लाइट है, आई नॉट यहाँ पे ए नॉट है, पास एक्सिस से घुमाया तो ए इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा हो जाता है, और आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। मेनली यही बताना था। रिफ्लेक्शन या फिर ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है, थीटा बी हो जाता है tan इनवर्स म्यू। डबल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या हो जाता है, 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, और क्या होता है भाई, स्कैटरिंग में क्या होता है, स्कैटर कर जाता है, सिंपल है। एक बार बोर्ड वाले नोट देख लेते हैं, उसमें अपने को डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ ये एक मेलस लॉ बताने के लिए और एक ये वाला बताने के लिए ज़्यादा स्क्रॉल किया था। अब इसमें एकदम अपने को डिटेल्ड में अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले देखो, अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कोई कॉर्पस्कुलर नाम का बंदा था, उसने एक थ्योरी दी, जो सोर्सेज ऑफ लाइट होती है ना वो इमिट करती है लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासलेस पार्टिकल, जिनको अपन बोलते हैं कॉर्पस्कल्स, और इन अ मीडियम सराउंडिंग द सोर्स, एक ऐसी मीडियम के अंदर जो सोर्स से सराउंडेड हो। ठीक है, जो कि परफेक्टली इलास्टिक होती है, रिजिड होती है, और उनकी हाई स्पीड होती है। ये जो थ्योरी थी ये एक्सप्लेन करती है रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती ऑप्टिकल फिनोमिना को, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। हुजन चच्चा ने क्या किया था, हुजन चच्चा ने एक वेव की थ्योरी अपने को, वेव थ्योरी ऑफ लाइट अपन को प्रपोज करी थी, तो प्रपोजल दिया तो एक्सेप्ट तो कर ही लिया अपन ने। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी लाइट जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, और होमोजीनियस मीडियम के अंदर। होमोजीनियस मतलब मीडियम मतलब सेम टाइप के मटेरियल का मीडियम, सेम मटेरियल का मीडियम, ये क्या हो जाता है, होमोजीनियस मीडियम। ठीक है, आया था समझ में। ह्यूजेंस प्रपोज्ड ये वाली थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसको क्या करेंगे अपन, टिक लगाएंगे पहले ही। एज लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव्स नीड मीडियम टू ट्रैवल, लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, तो उसने एक अज्यूम कर लिया हाइपोथेटिकल मीडियम, जिसको अपन लोग ईथर बोलते हैं। ठीक है भाई, माइकलसन मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कार्ड हो गया था, जिसके अंदर वो एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर बता रहा था। डिस्कार्टेड द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ, ये माइकलसन मोरले जो है ना, इन अंकल ने हुजन चच्चा का एक्सपेरिमेंट मानने से मना कर दिया था। बोले कि हमको इनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, मैक्सवेल चच्चा है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यंग्स फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिर्मली स्टैब्लिश्ड द वेव थ्योरी। इन्होंने अपनी वेव की थ्योरी को क्या दिया, पैदा किया, या फिर क्या किया, जन्म दिया, या फिर बर्थ दिया। मैक्सवेल एक्सप्लेन्ड डैट लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, और उसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
फिनोमिना जो होता है ऑप्टिकल इंटरफेरेंस का, डिफ्रैक्शन का, पोलराइजेशन का, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती है वेव नेचर ऑफ लाइट की वजह से। समझ आया आपको? वेव नेचर ऑफ लाइट की वजह से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है। वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को। ये पूछते हैं व्हाट कांट वेव थ्योरी एक्सप्लेन। ये पोलराइजेशन किया गया था, एस्टेब्लिश्ड दैट लाइट इज़ नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव पर ट्रांसवर्स वेव। जो लाइट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती है, वो बल्कि ट्रांसवर्स वेव होती है। फ्यूजन की जो थ्योरी थी ये, उसको इसने मैक्सवेल चचा ने क्या कर दिया, मना कर दिया, और उसके बाद में अपनी थ्योरी बताई कि भाई ये होता है। ग्यूजन प्रिंसिपल लेकर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट्स का और उनके प्रोपोगेशन का। कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेशन ऑफ न्यू वेव्स को लेके आता है। वेव फ्रंट जो होता है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है जहाँ पर लाइट वेव सेम फेज के अंदर हो। प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। एक तो अपने को इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है। ह्यूजन प्रिंसिपल क्या लेके आता है? एक ये चीज़। अब इतने बड़े में से इतना सा कर दिया, 3 पॉइंट तो याद रखने पड़ेंगे भाई। ह्यूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट बिकम्स अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये उड़ा दे तो फिर अगर ये पढ़ रहा है तो। These secondary sources give their own light waves within small time. They produce their one wave called secondary wavelets. These secondary wavelets have same speed wavelengths as waves by primary sources. सेम चीज़ लिख रखी है। At any instant, किसी भी इंस्टेंट पे कॉमन टेंजेंशियल सरफेस जो भी सारी वेवलेट्स का होता है ना, वो नई वेवलेंथ को देता है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। ठीक है। शेप क्या होता है वेव फ्रंट का? शेप होता है, पॉइंट सोर्स है तो स्पेरिकल वेवलेंथ होगी, लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल वेवलेंथ होगी, प्लेन सोर्स है तो प्लेन वेवलेंथ होगी, वेव फ्रंट होगी। पॉइंट सोर्स वेरी फार अवे है तो प्लेन वेव फ्रंट होगी। ठीक है, शेप्स पता होनी चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कैन बी प्रूव्ड बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ये और ये प्रूव कर दिए गए थे ह्यूजेंस प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट याद करने के लिए बोला है अभी तक। थोड़ा सा है इसमें याद करने का। सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, इसके अंदर क्या आ जाता है? इंटरफेरेंस आ जाता है और डिफ्रैक्शन आ जाता है। इंटरफेरेंस याद करने के लिए मैं तगड़ी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, तो इसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी मीडियम के अंदर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, जो प्रोड्यूस किया गया जाता है नंबर ऑफ वेव्स की तरफ, उसका जो वेक्टर सम होता है। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव। देख ले, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ वेव्स, कोई नंबर ऑफ वेव्स है, वो क्या करेगी? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ वेव्स। वो वेक्टर सम होता है सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय हर वेव का। पता ही है, जैसे y = y1 + y2 करा था ना, इसको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे। देन ड्यू टू सुपरपोजिशन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट विल बी y1 + y2, यानी कि 2a cos ωt को क्या था? इंटेंसिटी कितनी हो गई थी? 4I0। ये अपन ने फॉर्मूलाज के अंदर पढ़ लिया था। मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू वन वेव कितनी हो जाती है? ये हो जाती है। इंटरफेरेंस क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। और कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा तगड़ी सी, तो अपने को ये याद नहीं करना पड़ेगा इतना सारा। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाता है? अगर क्रेस्ट और ट्रफ दोनों वेव्स का रीच एट द पॉइंट इन द सेम इंस्टेंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर्स। अगर सेम इंस्टेंट के अंदर वो रीच कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। देख भाई, अगर ये कोई एम्पलीट्यूड A1 है, ये कोई एम्पलीट्यूड A2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? A1 + A2। समझा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाती है? जो क्रेस्ट और ट्रफ तो समझ में आ गया ना। ये इफ द क्रेस्ट ऑफ वन वेव एंड ट्रफ ऑफ अनदर वेव रीच एट अ पॉइंट इन सेम इंस्टेंट, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स। देख, क्रेस्ट एक वेव का और ट्रफ दूसरी वेव का, इसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ दोनों एक ही वेव का, ऑफ बोथ द वेव्स रीच एट द पॉइंट। ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को ऑफ द वेव इज़ द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। दो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है। और वी कैन क्रिएट 2 कोहेरेंट सोर्सेज बाय डिराइविंग देम फ्रॉम वन सोर्स। कंडीशन वगैरह सब ट्रिक बता ही दिया। ये सब पता है अपने को। कंडीशन फॉर P टू बी ब्राइट स्पॉट के लिए क्या हो जाता है? ये फॉर्मूलाज की लास्ट में लिस्ट दूंगा, उसमें आ जाएगा, ये भी मत कर। डार्क स्पॉट के लिए भी ये भी मत करो, ट्रिक पर पता चल जाएगी।
वैसे तो ये और ये इसमें ट्रिक के हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये हो जाती है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी ये वाली हो जाती है, विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, हैंस ये सारी सेम हो जाती है। डिफ्रैक्शन क्या हो जाता है ये पता होना चाहिए। डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल या फिर अपर्चर इनटू द रीजन वेयर वी कैन एक्सपेक्ट शेडो ऑफ ऑब्स्टेकल, जहाँ पर अपन लोग शेडो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑब्स्टेकल की, ठीक है। विड्थ ऑफ द ओपनिंग इक्वल टू ए, देख थीटा क्या हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थीटा जो हो जाता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है पॉइंट पी का प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। पाथ डिफरेंस बिटवीन रे फ्रॉम एल एंड रे फ्रॉम एन इक्वल टू एन क्यू, ए इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा हो जाता है। मैक्सिमा के लिए ये हो जाता है, ये नहीं पढ़ना। हाइट ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये हो जाती है, एलिवेशन एंगल ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये हो जाता है। ये सारी चीज़ें भी मत पढ़ो। अब देखो ये जो सब चीज़ें लिख रखी थी इसको एक ही जगह पे एकदम तरीके से लिख रखा है, ये सब कुछ ये मत पढ़ो, यहाँ से याद करना स्टार्ट कर दो कि ये पता होना चाहिए इसके अंदर ये तीनों फॉर्मूलाज तो याद होना ही चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि ट्रिक क्या होगी कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस, और इसको फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को याद करने के लिए ट्रिक क्या है। प्रणब धवन, ये रहा वरुण धवन, इसका एक भाई है, इसका जो छोटा भाई है प्रणब धवन, वो डिपार्टेड ओटी बाय, वो ऊटी की तरफ निकल गया चेन्नई एक्सप्रेस के थ्रू, ठीक है, बाय चेन्नई एक्सप्रेस। इसके अंदर पी से आ गया फेज डिफरेंस, डी से आ गया डिफरेंस, डिपार्टेड से आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस ऊटी से आ गया ऑड। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, ऑड होता है भाई, ऑड मल्टीपल देख 2n+1 इंटू पाई हो गया, ठीक है। बाय चेन्नई एक्सप्रेस से चेन्नई के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाती है, इवन हो जाती है, जैसे कि ये हो गया 2n पाई, ये हो जाता है 2n+1 पाई। यहाँ पे देख ले, ये देखिए 2n पाई हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है ये 2n+1 पाई हो जाता है। ये रहा फेज डिफरेंस, ये रहा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कोहेरेंट वेव्स के लिए ये रहे। और इसके अंदर मैं बता दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के दोनों। थैंक यू सो मच।